मेरा नाम रज़िया है और मैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़ मेवात 107.8 एफएम में काम करती हूँ एज ए टीम कोऑर्डिनेटर। मेरी जो लाइफ थी वो शुरू से ही स्ट्रगलफुल थी, क्योंकि जब मैं 8वीं क्लास में थी तो उस समय ही मेरे फादर ने कह दिया था कि जो हमारी कम्युनिटी है, मेव कम्युनिटी, उसमें लड़कियां सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ती हैं और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे फिर उनसे काफ़ी बहस करनी पड़ी इस मामले में कि मुझे आगे पढ़ना है, और फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लेकिन मुझे लग रहा था कि जब मैं +2 अगर मैट्रिक कर जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद कॉलेज में जाना होता था और कॉलेज में जाना हमारे लिए नामुमकिन था। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत है घर में। तो उसके लिए मैंने अपने काफ़ी टीचर्स का भी सहारा लिया, और जो मेरे साथ बाकी दूसरी कम्युनिटी की लड़कियां पढ़ती थी, ख़ास तौर पे मेरी जो फ्रेंड्स थी, उनके फादर्स का भी मैंने सहारा लिया, उनकी मदर्स का भी लिया, और उन लोगों ने मेरे फादर को समझाया। और कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे आए कि जैसे मैं क्लास में टॉप करती गई तो टीचर्स को लगा कि इनके पेरेंट्स को समझाने की, मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि इसकी पढ़ाई को ये बीच में ही बंद ना करें। तो इस तरीके से मुझे हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना पड़ा ताकि फिर मैं अगले पड़ाव पर जा सकूं। एजुकेशन ही अचीव की है, क्योंकि जॉब के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की है। तो डबल पोस्ट ग्रेजुएट भी मैं हो चुकी हूँ, और जेबीटी भी मैंने किया है, जूनियर बेसिक टीचर्स का जो कोर्स होता है वो भी, और बीएड भी किया है। और एक कामकाजी महिला, और फिर दूसरा घर को संभालना, बच्चों को संभालना, और उनके साथ फिर इस एजुकेशन को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, और कंपटीशन में बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एजुकेशन ही हासिल की है। जब मैं बीए फाइनल में थी तो मेरी शादी हुई थी, और उसका बाद जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए और आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आगे के लिए मेरे साथ इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही नहीं दिलाते थे, बल्कि जब मेरे एग्ज़ाम होते तो मुझे अपने साथ लेके जाते। मेरा जो हौसला मतलब अफजाई करते थे वो मेरे हस्बैंड ने किया, और आगे जो पढ़ने की फ्रीडम दी वो भी उन्होंने ही दी। और जो अगर मैं कोई डिसीज़न लेती भी थी तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझसे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आगे की पढ़ाई का क्रेडिट मेरे शौहर को ही जाता है। नहीं, जो ये दौर चल रहा है इस वक्त मुझे महसूस होता है कि जहाँ जो मेरी मंजिल थी उस पर तो मैं नहीं पहुँची हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने जो स्ट्रगल किया था वो इतना आसान नहीं था करना। क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, मैं एक परिवार को भी संभालती हूँ, घर का जो काम काज करना होता है, जो एक कामकाजी घर में जो एक हाउसवाइफ करती है वो सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ। तो कई किरदार मुझे निभाने पड़ते हैं उस वक्त। एक हाउसवाइफ का भी निभाना पड़ता है, वर्किंग वाइफ का भी निभाना पड़ता है, और उससे अलग फिर मुझे एक स्टूडेंट का रोल भी करना पड़ता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। तो अभी जिस मुकाम पर मैं अपने आप को देखना चाहती थी, मैं उस मुकाम पर अभी नहीं पहुँची हूँ, और मुझे लग रहा है उसके लिए भी मुझे और आगे स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब मैं रेडियो स्टेशन में काम करती हूँ, और मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए भी जाना पड़ता है, लाइव प्रोग्राम करने पड़ते हैं, और अपनी टीम के साथ भी प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। और जब प्रोग्राम बहुत दिल से किया जाता है तो उसकी जो आवाज़ होती है उस प्रोग्राम की, जो उसका अंदाज़ होता है, वो अपने आप को भी महसूस होता है। और जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग भी आपसे कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे से बेहतरीन प्रोग्राम किया था, उसमें आपकी अंदाज़ भी अच्छा था, आवाज़ भी अच्छी थी। तो दिल में बहुत खुशी होती है, और वो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आपने उस प्रोग्राम को बहुत मन लगा कर किया है, और आपका दिल भी गवाही देता है कि आपने उसमें बहुत मेहनत की है। देखिए, जहाँ मैं काम कर रही हूँ उससे बेहतर विकल्प मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। क्योंकि जो हमारे दिल में बात आती है, या हम जो लाइव प्रोग्राम करते हैं वो इस कम्युनिटी का सोच कर ही करते हैं, और हमें ऐसा लगता है जब पूरी टीम एक साथ बैठते हैं कि कोई चीज़ सही नहीं हो रही है समाज में, तो हम उसी पर एक लाइव प्रोग्राम बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें अपने लाइव प्रोग्राम में
बताना चाहिए आज की जनरेशन को कि जो टाइम है वो कितना कीमती है, और अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा जो एरिया है मेवात, वो इतना पिछड़ा है कि यहाँ लोग टीवी नहीं रखते, इंटरनेट से भी नहीं जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से भी टच नहीं है। तो इनके लिए तो एक बेहतर विकल्प रेडियो है, और रेडियो पे जब आवाज़ जाती है तो उसे लाखों लोग सुनते हैं, और हम उन्हें बता सकते हैं कि उनको पंचुअलिटी से रहना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये जो रेडियो है सामुदायिक रेडियो अल्फाज़ मेवात, इससे जो हमारी आगे जो जनरेशन आने वाली है उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी सीधी आवाज़ सुनने वाले के कानों में जाती है, चाहे वो किसान है या फिर दूसरा लिसनर है। और जब वो सुनता है तो उसे एक बार बार एक रिक्वेस्ट भी की जाती है कि अगर आप हमें कहीं सुन रहे हैं और आपके दिमाग में कोई सवाल है, आपकी फसल से संबंधित, आपकी फसल में कोई बीमारी लगी है उससे संबंधित, या आप किसी फसल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे अल्फाज़ मेवात के फ़ोन नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे जो अल्फाज़ मेवात का फ़ोन नंबर है 98 131 64 542, इस पे कॉल कीजिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है, या आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। तब हम क्या करते हैं कि रेडियो स्टेशन पर एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जो कि उस एग्रीकल्चर से संबंधित ही होता है, उसने उस फसल से संबंधित पीएचडी की डिग्री की होती है, और वो माहिर होता है उस फसल के बारे में, चाहे उसमें कोई रोग लगा है या कोई दूसरी बीमारी है, और उस किसान की सीधे उससे बात कराई जाती है एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट उसको बताता है कि आपको अगर ये बीमारी है तो ये दवाई डालनी चाहिए, इतनी मात्रा में डालनी चाहिए, और इससे आप ऐसे बचाव कर सकते हैं। तो बार बार 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड चलाते हैं, जिसमें फरमाइश होता है और लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उन्हें अगर अर्ली कोई फसल लगानी है या कुछ और करना है तो उसके बारे में भी हमसे जान सकते हैं। तो रेडियो स्टेशन से अच्छा और कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ लाखों लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का सिर्फ यही एक जरिया है। सबसे पहले तो जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी वो परिवार की तरफ से दी जाएगी, कि उस लड़की को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है और ये चाहती है कि भाई तब तक मुझे एक शादी के बंधन में ना बांधा जाए जब तक कि मैं कुछ कर ना लूँ, तो मेरे ख्याल से परिवार वालों को उसे आज़ादी देनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो और भी कुछ करना चाहती है आगे चलकर, तो समाज को जो रुकावटें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी जॉब भी हैं कि भी उनमें जो महिला हैं वो नहीं जा सकती हैं, तो वो महिला और पुरुष की एक समान वो होना चाहिए कैटेगरी, कि अगर महिला भी उसमें जाना चाहती है तो जा सकती है। कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए आगे किसी किस्म की भी, कि अगर वो सिर्फ महिला होने की वजह से उसमें ना जा सके। आज की जो महिलाएं हैं उनमें लीडरशिप है, और जो लड़कियां हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है कि वो अपने आप कर सकती हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन फिर भी वो समाज को देखते हुए एक बंधन में बंधी हुई हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो उस दायरे में अपने आप को लाती नहीं है, एजुकेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और एजुकेशन की वजह से वो मतलब उनको इतनी फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी कर लें। उनके जो रास्ते में रुकावट है, जो समाज जो बनता था वो नहीं बनता है। जैसे कि हमारी बहुत सी महिलाएं डॉक्टर बन जाती हैं, बहुत सी महिलाएं आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि उनके मामले में समाज ने कभी रुकावट डाली हो। तो वो लीडरशिप को बहुत बेहतर तरीके से निभा सकती हैं। बाकी अगर एजुकेटेड नहीं है तो फिर उनको उसी तरीके से रहना पड़ता है जैसे समाज चाहता है। जो महिला होती है वो एक जो परिवार होता है उसकी जो एक चाबी होती है, की होती है, और वो पूरे परिवार को लीड करती है। उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है। तो वो उसे अपने परिवार को शुरू से ही बहुत बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहिए। अपने बच्चों को उन्हें सही और गलत की जो समझ है वो अच्छे तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि जो उनका जो बचपन होता है, अगर हम बचपन से ही बच्चे की परवरिश पर ध्यान देंगे, उसके संस्कारों पर ध्यान देंगे और उसकी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, तो जो हमारा बच्चा आगे चलकर बनना चाहता है, एक गुणवान इंसान जो अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बेहतर तरीके से जी सके, वो बन पाएगा। महिलाओं से ये अनुरोध है कि वो बहुत सारे किरदार निभाती हैं, एक अच्छी पत्नी का भी निभाती हैं, एक अच्छी
माँ का निभाती हैं और एक अच्छी बेटी का निभाती हैं, तो उन्हें अपनी भूमिका इस तरीके से निभानी चाहिए कि उनको आगे चलकर एक रोल मॉडल के रूप में याद किया जाए और उनके जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनकी जनरेशन पर भी उसकी छाप हो और लोग उनकी जनरेशन को देखकर ये पहचान जाए कि एक बहुत ही बेहतर महिला ने इनकी परवरिश की है। मेरे हिसाब से तो जो महिलाओं का जो अधिकार है ना, जो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, वो एक सिर्फ लिखित में ही दिए गए हैं, कभी प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा कि उनको दिया गया हो। क्योंकि आज भी हम अपने भारत देश को कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, या जो अच्छी अच्छी जो पोस्ट हैं वो देखी जाती हैं कि वो पुरुषों को ही दी गई हैं ज़्यादातर। तो जब तक महिलाओं को वो अधिकार कहने के साथ साथ उनको दिए नहीं जाएंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि महिला उस स्टेज पे होगी जो समाज चाहता है। आप मेरी बात को ही ले लीजिए, अगर हम महिला एजुकेशन में बात करते हैं तो बहुत लोग आकर ही यहाँ कहते हैं कि महिलाओं की एजुकेशन नहीं है या महिलाएं यहाँ पढ़ती नहीं हैं, लेकिन जो महिलाएं यहाँ पढ़ जाती हैं उनको यहाँ के लोगों ने कौन सा दर्जा दिया है कि जो बाकी महिलाएं हैं, बाकी लड़कियाँ हैं, उनको अपना रोल मॉडल माने और वो सोचे कि हम भी इनके जैसे बनेंगे, इनके जैसे पढ़ेंगे ताकि आगे चल के हमें भी फ़ायदा हो। आज जो महिलाएं यहाँ पढ़ी लिखी हैं वो उसी तरीके से रह रही हैं जैसे बाकी एक हाउसवाइफ रहती है, तो ये भी एक वो है। और मेरा तो यही है कि अधिकार सिर्फ रिटर्न में ना हो, प्रैक्टिकली दिए जाएं ताकि कुछ महिलाओं को पोस्ट मिले, कुछ दर्जा मिले उनको, और फिर बाकी जो महिलाएं वो आगे आ सकें। जब सबसे पहले भारत का नाम आता है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भारत माता, यानी कि भारत के साथ भी सबसे पहले माँ शब्द जुड़ा हुआ है और माँ एक महिला को ही संबोधित करता है ये शब्द। तो जो महिला है उसको कितना बड़ा रोल दिया गया है कि अगर हम अपने देश का भी नाम लेते हैं तो उसके साथ भी एक महिला का नाम संबोधित करते हैं। तो महिला को वहाँ पर बहुत अच्छा जो भारत में जो दर्जा दिया गया है, अगर हम कहें तो महिलाओं को इतने अच्छे रूपों में इसका जो कल्चर है उसमें कहीं पर महिला को लक्ष्मी कहा है, कहीं पर सरस्वती कहा है, कहीं पर देवी कहा है, यानी बहुत बहुत बेहतर तरीके से महिला का सम्मान किया है। जो भारत का कल्चर है उसने भी, भारत की जो पहली सुल्तान थी वो भी रज़िया सुल्तान थी, मुग़ल सम्राट, और जो फिर प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी वो भी एक महिला थी, और फिर जो उसके बाद राष्ट्रपति हुई श्रीमती प्रतिभा पाटिल वो भी एक महिला ही थी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे कहीं भी भारत ने इस तरीके का भेदभाव नहीं रखा कि जो बहुत उच्च कोटि के जो पद थे वो महिलाओं को शुरू से दिए जा रहे हैं और उन पे महिलाएं राज कर रही हैं शुरू से ही। तो लीडरशिप क्वालिटी अगर देखें तो महिलाएं भारत पर पहले से कर रही हैं। एक परिवार के अलावा भी देश पर भी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाए तो महिलाओं ने बहुत बेहतर तरीके से की है।